Hello, my dear student of standard 7th, and today we are going to discuss question answer of chapter number 6, that is administrative system and architecture during the medieval age. So without any further delay, let's begin. Wow, पूरा slide भर के आंसर है. Good. So this is our first question. What was the administrative system during the Rajput age? So हमको यहाँ पर राजपूत एज के administrative system के बारे में डिस्कस करना है. Well, I would like to inform you that question number 1, 2 and 3 I have taken all the answers from the textbook itself. Okay. So let's begin the first answer. So पूछा क्या गया है कि राजपूत एज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, that we are supposed to discuss. So point number 1, during the Rajput era, India was not ruled over by any one king. So बहुत सारे स्मॉल किंगडम में इंडिया बटा हुआ था एंड अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजपूत रूलर्स रूल कर रहे थे. पॉइंट नंबर 2, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू बिग एंड स्मॉल स्टेट्स एंड एक्सटेंड ईच किंगडम डिपेंड ऑन किंग्स मिलिट्री पावर. ओके, सो कितना मिलिट्री पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता था. आई थिंक मैंने यहाँ पे मिलिट्री के बाद पावर का स्पेलिंग मिस्टेक किया है, सो यू विल करेक्ट इट. ओके, टेक्स्ट बुक में आप चेकआउट कर लेना. पॉइंट नंबर 3, आफ्टर द 7th century वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल्ड इन इंडिया. सो अलग अलग किंगडम रूल कर रहे थे. 4th पॉइंट, however even though different dynasty came to power there was a little changes in the administrative system. so more or less सब जगह सेम ही होता था. फॉर एग्जाम्पल अभी सब जगह इंडिया अगर हम लोग चेक करें तो इंडिया में 5 years में इलेक्शन होते हैं, यूएसए में 4 years में होते हैं, कुछ कंट्री में 6 year, तो प्लस माइनस चलता है, बट सारे डेमोक्रेटिक कंट्री एक तरह से ही वर्कआउट करते हैं मोर और द लेस. सो सेम थिंग वॉज अप्लाइड एट द अर्लियर टाइम विद द किंग ऑल्सो. पॉइंट नंबर 5, दो द किंगशिप वॉज हेरिडेटरी it was not compulsory that the eldest son would always automatically become the next king. है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि राजा का जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा. वेल जो लायक बेटा होगा उसको ही वो लोग राजा बनाते थे. ओके, सो पॉइंट नंबर 6, द हेयर अपैरेंट सिलेक्टेड बाय द किंग वॉज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस. क्राउन प्रिंस किंग डिक्लेयर कर दिया करते थे जिसको हम लोग युवराज कहेंगे. ओके, 7 पॉइंट मुझे नीचे ले लेना चाहिए था बट somehow आप लोग चला लेना. इन सम केसेस इवन पीपल एंड द मिनिस्टर इलेक्टेड द सिलेक्ट देयर किंग. तो कभी कभी हम लोग खुद से भी मतलब मिनिस्टर या फिर कुछ ग्रुप के लोग भी अपना किंग खुद सिलेक्ट कर लिया करते थे. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर किंग यसाकरा वॉज सिलेक्टेड एंड एंथ्रोन बाय अ ब्राह्मण ग्रुप. तो कश्मीर के राजा जो यसाकर थे उनको ब्राह्मण के ग्रुप लोगों ने सिलेक्ट किया था. एंड टॉकिंग अबाउट इन गुजरात, कुमारपाल वॉज सिलेक्टेड एज अ सक्सीजर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो मिनिस्टर देमसेल्फ उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कुमारपाल विल बी द नेक्स्ट किंग. ओके, सो दिस इज योर आंसर नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपको एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स के आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर स्टाइल. वाओ, इसको बोलते हैं भर भर के आंसर लिखना. एक स्लाइड में कहीं पे भी पार्किंग के लिए भी स्पेस नहीं है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर इन द मिडेवल एज. सो मिडेवल एज के टाइम पे आर्ट और लिटरेचर का मतलब क्या सिनारियो था, उनका डेवलपमेंट क्या था. ओके, आर्ट बहुत सारी तरीके के हो सकते हैं, है ना. लिटरेचर मीन्स राइटिंग वर्क ही होता है यूजुअली. आर्ट में ड्राइंग, पेंटिंग ये सब आता है. पॉइंट नंबर 1, देर वॉज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज लिटरेचर इन द वेरियस काइंड. सो बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं. नंबर 2, स्कॉलर एंड एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम द किंग. ऐसा पहले होता था. से फॉर एग्जाम्पल मैं राजा के दरबार में गया और मैंने कोई पोएम सुनाई और राजा हो गया खुश, क्या बात है, क्या पोएम सुनाई है. तो राजा उस टाइम पे क्या करते थे, ऐसा मैंने कुछ मैथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा है, अपने गले से वो मतलब मोतियों वाली हार देते थे और उसको से गिफ्ट दे देते थे. बराबर, आई एम मिसिंग दोज किंग्स नाउ डेज. एनी हाउ, पॉइंट नंबर 3, मैनी लिटरेरी वर्क वेयर कंपोज इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु एक्सेट्रा. सो ये यूजुअली लैंग्वेजेस हुआ करती थी उस टाइम पे. पॉइंट नंबर 5, दिस एपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाई श्री कृष्णा. तो ऐसे ही मतलब एक लिटरेचर वर्क में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का जो वध किया था उसके बारे में लिखा गया है. पॉइंट नंबर 6, सिमिलरली अनदर पोएट श्रीहर्ष wrote an epic निषाद चरित्र which is about the story of Nal and Damayanti. So ये भी एक और कलेक्शन है. पॉइंट नंबर 7, even song of Radha and other gopis sung in praise of Lord Krishna were presented in the lyrical manner. है ना, पोएम का एक फ्लो होता है ना, उसमें राधा एंड कृष्ण के
बारे में बताया गया है, बट इन लिरिकल फॉर्म. द बायोग्राफी एंड द अचीवमेंट ऑफ द किंग्स वेयर ऑल्सो कंपोज इन अ पोएटिक मैनर. बराबर. तो ये कुछ किंग्स के बारे में भी मतलब बहुत सारे राइटर लिखते हैं, और कोई भी किंग हो वो अपने बारे में सुन के खुशी होता है. तो बहुत सारे चापलूस लोगों ने ऐसे लिखे हुए हैं, चापलूस तो नहीं कह सकते, मगर अगर सही में किंग अगर डिजर्विंग है तो उनके बारे में लिखना बनता ही है. पॉइंट नंबर 9. हेमचंद्राचार्य रॉट कुमारपाल चरित्र बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सोलंकी किंग एंड द गुजरात कुमारपाल एंड द ग्रामर बुक सिद्धेम शब्दानुशासन. सो हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल की शान में कुमारपाल चरित्र लिखा था, ओके, टू गिव हिज ट्रिब्यूट. एंड पॉइंट नंबर 10. एज द टाइटल इंडिकेट द नेम्स ऑफ द किंग सिद्धराज जयसिंह एंड हेमचंद्राचार्य एसोसिएटेड विद दिस बुक. उन्होंने सिद्धम शब्द अनुशासन, तो ये किंग सिद्धराज जयसिंह के टाइम पे लिखा था ताकि इसमें किंग सिद्धराज जयसिंह का नाम आ सके, ओके. और आजकल क्या होता है, अगर कोई मोदी के बारे में कुछ बोलेगा तो ये तो मोदी का चापलूस है, ये न वो. सो डर्टी पॉलिटिक्स भी चलती रहती है. एनी हाउ, पॉइंट नंबर 11. This book was considered so important that it was placed on an elephant during the possession of in Patan. ऐसा हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि राजा ने अपनी जो बुक थी वो हाथी पे रखवा के पूरे नगर में घुमाया हो, ओके. सो ये अपनी टाइप का एक पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक इवेंट है और ये पाटन में हुआ था. पॉइंट नंबर 12. नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेस वेयर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम. सो ऐसी नहीं है कि पोएम लिखी जाती थी, प्लेस भी लिखे जाते थे. हम लोग जो सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पहले उसकी पूरी स्टोरी लिखी जाती है, डायलॉग टू डायलॉग स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एंड देन उसको हम लोग मूवी फॉर्म में देखते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्ले भी लिखे गए थे. पॉइंट नंबर 13. भावभूति एंड उत्तम चरित्र वाइल पंडित नारायण कंपोज हितोपदेश अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी बेस्ड ऑन पंचतंत्र. पंचतंत्र की स्टोरी क्या होती है, यूजुअली एक स्टोरी होती है जिसमें हमको एक लेसन मिलता है, ओके. और ये सब चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए क्योंकि हमको पता चलेगा कि हाँ हमने उस बुक में ऐसा पढ़ा था कि हमको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए. तो जितना हम लोग रीडिंग करेंगे, जितना हम लोग पंचतंत्र की स्टोरी पढ़ेंगे, उतना हम लोग एक अच्छे इंसान बन पाएंगे अकॉर्डिंग टू मी. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. वेल 13 पॉइंट्स हैं, एनी हाउ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन. वेल ये आपको लग रहा है कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं, इसका पार्ट 2 अगली स्लाइड पे कंटिन्यू है. तो टोटल 15 पॉइंट्स का आंसर है. लेट अस स्टार्ट. व्हाट वाज द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर इन द मिडेवल एज. तो मिडेवल एज के टाइम पे स्कल्पचर यानी जो मूर्तियाँ बनाते हैं ना हम लोग, जो मतलब हथौड़े से मार के एक स्टोन को मूर्ति का शेप देते हैं, उसको स्कल्पचर कहते हैं. एंड आर्किटेक्चर का क्या डेवलपमेंट था मिडेवल टाइम पे. मिडेवल टाइम अगेन आई एम रिपीटिंग 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच का टाइम, ओके. पॉइंट नंबर 1. ड्यूरिंग द राजपूत एज टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज नॉट वर्दी. तो उस टाइम पे बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क में टेम्पल्स बनाए गए. पॉइंट नंबर 2. द राजपूत किंग वेयर फाउंड ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रैंड एंड द आर्टिस्टिक बिल्डिंग. सो राजपूत किंग जो थे वो क्या बनवाते थे, ज़्यादातर बहुत सारी अपने भव्य महल बनवाते थे. एंड यस, उनको महल बनवाना ही अच्छा लगता था और टेम्पल्स तो बनवाते ही थे. पॉइंट नंबर 3. द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर of that time is an evident from the temple, forts, palaces, lakes, etc. तो वो हमको आज दिख रहा है ना कि वो लोगों ने जो टेम्पल बनवाए थे, महल बनवाए थे एंड लेक्स, जो आज की तारीख में भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, ओके. पॉइंट नंबर 4. अमोंग देम द टेम्पल ऑफ खजुराहो इन मध्य प्रदेश, ओके. सो ये याद रखना, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, ये आगे आपको काम आएगा, ओके. एंड पुरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. सो पुरी टेम्पल एंड खजुराहो टेम्पल आज भी हम लोग देख सकते हैं. आप इसके बारे में अलग से यूट्यूब पे इसका पूरा देख सकते हो कि कैसे बना था, कब बना था. तो आप लोग फिजिकली तो नहीं जा सकते, मगर यूट्यूब से आप उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. एंड ज़रूर करना क्योंकि स्टैंडर्ड 10th में ये चीज़ फिर से रिपीट होगी, है ना. पॉइंट नंबर 5. द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. सो ये भी एक मास्टर पीस था अपने टाइम का. पॉइंट नंबर 6. द कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद अ ग्रेट फिनिशेज एंड was shaped like a chariot driven by the 7 horses. So जो रथ होता है ना, रथ, इस मंदिर को रथ की तरह बनाया गया है कोणार्क टेम्पल को, जहाँ पे आगे 7 horses लगाए गए, ठीक है. पॉइंट नंबर 7.
Among the other sun temple of India, the Martan temple of Kashmir and the Modhera sun temple of Gujarat आर फेमस. ओके, सो ये दोनों टेम्पल जो है ये सन टेम्पल है, भगवान सूर्य को समर्पित किए गए हैं. सो रिमेंबर, मातन टेम्पल कश्मीर में, मोढेरा टेम्पल गुजरात में. अगेन स्टैंडर्ड 10th में आएगा अलग से, इसके बारे में शॉर्ट नोट है. पॉइंट नंबर 8, द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द मोढेरा टेम्पल इज दैट द फर्स्ट रे ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द आइडल. तो जैसे ही मॉर्निंग होती है ना एंड सन राइज होता है, तो पहली जो सन की रेस आती है वो लॉर्ड सन की जो मूर्ति होती है उस पर जो ऊपर जो मुकुट है उस पर मतलब सनराइज फॉल होती है डायरेक्टली, एंड उससे पूरा एटमॉस्फेयर एक डिवाइन एटमॉस्फेयर बन जाता है. ओके, जो लोगों ने क्रिस मूवी देखी होगी तो उसमें स्टार्टिंग में सीन आता है ना, वो एनर्जी को फोकस करने वाला. पॉइंट नंबर 9, द एलोरा केव्स ऑफ द डेक्कन हैव द केव्स रिप्रेजेंटिंग 3 रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो जो एलोरा की केव्स हैं उसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं. इसमें यूजुअली हिंदू, बुद्ध एंड जैन रिलीजन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं. ओके, पॉइंट नंबर 10, अमॉन्ग देम दिस आई थिंक देयर आना चाहिए, देयर इज अ ग्रैंड कैलाश टेम्पल, है ना. सो टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है. सो देयर इज अ कैलाश टेम्पल के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसको यूजुअली हमारी बिल्डिंगें यूँ बनती हैं, कैलाश टेम्पल यूँ बनाए, है ना, वो भी सिंगल पीस ऑफ रॉक में से. अगर आप लोग आज की टेक्नोलॉजी से भी अगर ऐसा कोई टेम्पल बनाने जाए ना, बहुत मुश्किल है, और उन लोगों ने वो बनाया भी था आज से हज़ारों साल पहले. ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप कैलाश टेम्पल के बारे में गूगल जरूर करो और यूट्यूब पे कोई उसका वीडियो देखो. सो यू विल गेट टू बी नोन सम अमेजिंग फैक्ट अबाउट इट. मैं तो सिर्फ हिंट ही दे सकता हूँ, एंड डिस्कस करने जाऊँगा तो बहुत लंबी खिंच जाएगी ये वीडियो. ओके, सो पॉइंट नंबर 11, द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई हैव अ ब्यूटीफुल 3-face स्कल्पचर ऑफ द लॉर्ड शिवा. भगवान शंकर का 3 मुंह वाला वहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है एलिफेंटा की केव्स में. द मीनाक्षी टेम्पल एट द मदुराई इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया. सो मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल फेमस है. पॉइंट नंबर 13, द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया वेर स्पेशली वेर नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेटवे कॉल्ड गोपुरम. गोपुरम, सो जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं उसमें जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो गोपुरम जो मेन एंट्रेंस होता है वो उनका स्पेशल फीचर होता है. सो ये भी आप गूगल कर सकते हो. आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फेम सच ग्रैंड टेम्पल मैनी फॉरेन इन्वेडर्स केम टू लूट देम. सो इंडिया के इतने मंदिरों के बारे में बाहर के लोग जब जानते थे ना तो इंडिया में वो लोग अटैक करते थे. एंड स्पेशली हम लोग तो बहुत सारे, आप लोगों को पता है कि हम लोग शिरडी में सोना चढ़ाते हैं, ये ना वो, तो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे ना वो आके हमारा सारा का सारा ले जाते थे. ओके, इवन सोमनाथ टेम्पल पे तो 12 टाइम्स अटैक हुआ है. यहाँ पे सेवरल टाइम्स लिखा है पॉइंट नंबर 15 में, बट ऐसा मैंने सुना है 12 टाइम्स अटैक हुआ था. ओके, टूटता था, फिर वापस से हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते थे, अगेन उसको लोग अटैक करते थे, लूट के ले जाते थे, और अगेन हम लोग बनाते थे. लास्ट में वो 1949 में बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो आज का सोमनाथ टेम्पल है. ओके, नाउ आफ्टर दोज 3 मैराथन क्वेश्चंस, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए हैं. हाउ डिड द राजपूत रूल केम टू एन एंड, वाई. राजपूत रूल जो था वो कैसे ख़त्म हुआ, उसका मतलब उसका अंत कैसे हुआ. ओके, और कैसे. इन द बैटल ऑफ तेराई, तेराई नाम की जगह पे एक बैटल हुआ था. ओके, आपको अगर उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, सो तेराई के बैटल ऑफ तेराई पीछे स्टडी IQ लिख देना. आपको सिंपल लैंग्वेज में उस बैटल में क्या हुआ था, कौन कौन से कैरेक्टर थे, कैसे लड़ाई लड़ी गई, सब कुछ आपको पता चल जाएगा. ओके, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड अगेंस्ट द साबुद्दीन गौरी, द सुल्तान ऑफ गजनी, एंड द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली. सो पृथ्वीराज चौहान जो हमारे राजपूत रूलर थे वो साबुद्दीन गौरी के सामने हार जाते हैं, जो सुल्तान थे गजनी के, एंड यहाँ से हमारा राजपूत रूल ख़त्म हो जाता है एंड मुस्लिम रूल इंडिया में स्टार्ट होता है. ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की सपोर्ट में कोई भी इंडिया का कोई भी रूलर हेल्प करने नहीं आया. ओके, सब जलते थे इसलिए. पॉइंट नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टू रूल दिल्ली. जैसे ही ये साबुद्दीन गौरी आके अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो इनके गुलाम थे, एंड उन्होंने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अब वहाँ का राजा बना दिया. सो यहाँ से स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है. ओके, सो आई एम रीडिंग आंसर फॉर यू. कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनवाया था. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक, अ स्लेव ऑफ द साबुद्दीन गौरी, वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टू रूल दिल्ली.
ओके, सो ये जो 4, 5, 6 नंबर के क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में 2 मार्क्स या 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं. वेल, what the speciality of the Sun Temple of Modhera? When the sun rises, the first ray illuminate the idol in the innermost part of the temple. Okay. And here is the last part. MCQ we are going to discuss. Now मैंने नीचे आंसर भी हाईलाइट किए हुए हैं. Who appointed कुमारपाल एज द किंग? तो कुमारपाल को किंग किसने अपॉइंट किया? वेल, ऑप्शन सी आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने. ओके, एंड ऐसा करा को ब्राह्मणों ने किया था, याद है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. MCQ नंबर 2. विच ग्रामर बुक वॉज रिटन बाय जैन आचार्य हेमचंद्राचार्य? तो कौन सी बुक लिखी थी? वेल, ऑप्शन ए आएगा, सिद्धम शब्दानुशासन, है ना, सिद्धराज जयसिंह के ऑनर में ग्रामर की बुक है. एंड नंबर 3, वेयर इज द खजुराहो टेम्पल सिचुएटेड? मैंने बोला था ना, याद रखना, आगे काम आएगा. तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश आपका आंसर आएगा. ओके. एंड पॉइंट नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का पहला सुल्तान कौन है? वेल, अभी हमने डिस्कस किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन. होप सो यू विल लाइक इट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय एवरीवन.